हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम के साथ फिर से, दैट इज़ यूनिक पाथ वन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यूनिक पाथ वन को हम कैसे टेबुलेशन से, मेमोराइजेशन से एंड रिकर्जन से कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ईच एंड एवरी स्टेप हमने ड्राई रन करके, इंट्यूशन डेवलप करके कि रिकर्जन लग रही है तो क्यों लग रही है, डीपी अप्लाई हो रही है तो क्यों डीपी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो हमने वो ईच एंड एवरीथिंग हमने बहुत डिटेल में देखा। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें। और इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं यूनिक पाथ वन पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। तो इससे पहले एक और वीडियो में डाल चुका हूँ डीपी ऑन ग्रिड्स में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की, दैट इज़ मिनिमम पाथ सम। मिनिमम पाथ सम में मैंने आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन समझाया था। अगर आप वो वाली देख के आएंगे वीडियो तो आपको ये वाली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मिनिमम पाथ सम वन का जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है वो फिर भी यूनिक पाथ वन से थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ, वैसे तो टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ है। लेकिन अगर आप वो देख लेंगे, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी है तो ये बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाने वाला है। तो एक बार हम प्रॉब्लम रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या था कि आपको एम और एन दिया रहेगा। एम बताएगा वेयर इज एम इज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। एन आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपका जो रोबोट है वो ग्रिड 0,0 पे खड़ा है। आपको जाना है M-1 N-1 पे। तो कितने यूनिक पाथ्स होंगे जो आपका रोबोट ले सकता है। तो हमने उसका टेबुलेशन कोड देखा था। तो अभी ये जो सामने लिखा हुआ है इसका टेबुलेशन कोड लिखा हुआ है। तो एक बार इस पे आप गौर फरमाइए टेबुलेशन कोड पे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है मिनिमम पाथ सम की स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो देखिए हम इसमें स्पेस स्पेस ऑप्टिमाइज़ करते कैसे हैं। जो भी हमने कोड लिखा है, देखिए पहले टेबुलेशन का हम सोचते हैं कि टेबुलेशन के क्या स्टेप्स थे। टेबुलेशन के हमारे पास 4 स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या कि हमें स्टोरेज बनाना होता है, मेमोरी बनानी होती है। मेमोरी क्या रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हमें अपना आंसर स्टोर करना है, वो स्टोरेज बनाना होता है। अगर 1 वेरिएबल है तो हम जनरली 1D एरेज़ लेते हैं। अगर 2 वेरिएबल है तो जनरली 2D एरेज़ लेते हैं। तो आप बोलोगे भैया आप जनरली क्यों बोल रहे हो 2D एरेज़? क्योंकि आगे की कुछ प्रॉब्लम्स में मैं आपको दिखाऊँगा कि आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे लेकिन स्टिल आप 1D एरे में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है? तो उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि वो आपका स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन हो गया। तो ईज़ी रहता है वो उसमें करना। आगे की प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स है लेकिन हम उसको टेबुलेशन उसका 1D एरे में कर रहे होंगे। क्योंकि वो ईज़ी रहता है, ईज़ी टू अंडरस्टूड है। तो ठीक है, लेकिन अभी हम इस प्रॉब्लम पे फ़ोकस करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले टेबुलेशन के स्टेप्स क्या थे कि पहला हमने मेमोरी असाइन कर लिया। फिर उसमें हमने सेल का मीनिंग असाइन कर लिया कि सेल में हम स्टोर करने क्या वाले हैं। हम क्या स्टोर करने वाले हैं ईच एंड एवरी सेल में। तो हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं, राइट? तीसरा स्टेप क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम किधर है, दैट इज़ बेस केस। बेस केस ऑफ रिकर्जन हम लोग वो आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? येस और नो? तो हम लोग वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब जब हमने बेस केस आइडेंटिफाई कर लिया तो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम से हम बिगेस्ट प्रॉब्लम की तरफ ट्रैवर्स करते हैं अपने एरे या ग्रिड में, और पीस बाय पीस अपना आंसर बनाते हुए चलते हैं। और आपको पता है कि कैसे पीस बाय पीस आंसर बना रहे थे मिनिमम पाथ सम वन में भी, और सॉरी मिनिमम पाथ सम में एंड यूनिक पाथ में, राइट? तो ये रहा उसका टेबुलेशन का कोड। देखिए, ये आपका जो है ये यूनिक पाथ वन का टेबुलेशन का कोड है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें टेबुलेशन का कोड। और मिनिमम पाथ सम वन में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे स्पेस ऑप्टिमाइज़ करते हैं। पहले आप ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे क्या ध्यान से देखूँ भैया? तो आप ध्यान से ये देखिए यहाँ पे कि आपका जो डीपी ग्रिड है वो फिल कैसे हो रहा है? फिल कैसे हो रहा है? आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो इस वाले लूप पे ध्यान दीजिए, इस वाले लूप पे ध्यान दीजिए। ये जो आपका लूप है ये वाला रो आइटरेट कर रहा है, ये राइट? और ये वाला जो सेकंड लूप है ये आपका कॉलम आइटरेट कर रहा है। इट मीन्स इट मीन्स कि आपका जो ग्रिड है, डीपी ग्रिड कैसे फिल हो रहा है? इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट। पहले पहले ये वाला करंट रो होगा हमारे पास, ये करंट रो बोल देता हूँ इसको। पहले ये राइट टू लेफ्ट फिल होगा, फिर उसके बाद हमारा ये रो चेंज होके इधर आ जाएगा, करंट रो ये बन जाएगा। फिर ये राइट टू लेफ्ट फिल होगा, फिर ये राइट टू लेफ्ट फिल होगा, फिर ये राइट टू लेफ्ट फिल होगा। येस और नो? और जब सारे करंट रोज, जब सारे लूप्स चल जाएंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होता है वो इधर स्टोर हो जाता है, डीपी 0,0 पे, राइट? तो एक बारी हम देखते हैं, एक बारी ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करवाता हूँ एक चीज़। तो देखिए, सबसे पहले आपका लूप स्टार्ट हुआ M-1 N-1 से। आई आपका क्या है? M-1। जे आपका क्या है? N-1। येस और नो? ठीक है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले वो आपका फॉर लूप घुसा इधर, इस वाले रो से स्टार्ट हो रहा है।
ये देखिएगा, ये रहा ये वाली ये जो फॉर लूप है आपका, ये वाला जो फॉर लूप है, इस वाले रो से स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो उसने सबसे पहले चेक किया कि आई इक्वल टू एम माइनस वन और जे इक्वल टू एन माइनस वन है क्या? इट मीन्स कि ये हमारा लास्ट सेल है क्या? तो बोलेगा हाँ जी है। तो आप इसमें 1 भर दो। तो आपने 1 भर दिया, ठीक है जी। अब आपका जो जे है वो n माइनस टू हो जाएगा। इस केस में देखिए m और n क्या है? इस केस में m आपका क्या है? जो ये जो ग्रिड बना रखा है 4 और n भी आपका 4 है, राइट? ठीक है जी। तो जे आपका क्या हो गया? सबसे पहले n माइनस वन था दैट इज़ 3। अब आपका हो गया ये 2। अब जे हो जाएगा आपका 2, ठीक है? तो अब आप देखिए अगर i इक्वल टू एम माइनस वन है, इट मीन्स हम लास्ट रो फिल कर रहे हैं। तो जो हमारे इस सेल पे पड़ा आगे वाले सेल पे वही हम फिल कर देते हैं, राइट? यही फिल कर देते हैं ना जी। और इधर भी सेम, इधर भी अगर जे ये है तो ये फिल करके रख ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में जो कोड चल रहा होगा पहले ये फिल होगा, फिर इस वाले रो पे आएंगे। हाँ, तो इस वाले रो पे जब इस वाले रो पे आएंगे तो आई हमारा क्या हो जाएगा एम माइनस टू दैट इज टू। और जे क्या हो जाएगा हमारा? अगेन कहाँ से स्टार्ट होगा? एन माइनस वन से, दैट इज वॉट? दैट इज ऑल्सो थ्री। तो देखिए 2, 3 पे वो क्या चेक करेगा, क्या आई इक्वल टू एम माइनस वन और जे इक्वल टू एन माइनस वन दोनों है? तो बोलेगा नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि आई इक्वल टू एम माइनस टू है इधर। फिर वो चेक करेगा क्या आई इक्वल टू एम माइनस वन है? तो बोलेगा नहीं। पर क्या जे इक्वल टू एन माइनस वन है क्या? तो बोलेगा हाँ जी जे तो एन माइनस वन है। तो बोलेगा ठीक है एक काम करो, जो इसके इधर पड़ा है ना वो डाल दो इधर। तो ऐसे सॉल्व हो रहा है। फिर ये वाला सेल सॉल्व होगा। ये तो मैंने इधर फिल करके रख लिया है, ये दोनों फिल करके रख लिया है, लेकिन फिल कैसे हो रहा होगा आपका कोड? फिर इधर सॉल्व करेगा, ये भरेगा, राइट? तो ये कैसे भरेगा? देखिए देखिए देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये कैसे फिल करेगा? आपको पता है आप इधर से इधर जा सकते, इस सेल से इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो। इस सेल से अगर आप इधर गए तो इस वाले सेल से इस वाले सेल से यहाँ से डेस्टिनेशन जाने का एक तरीका और यहाँ से डेस्टिनेशन जाने का एक तरीका। तो इस वाले सेल से डेस्टिनेशन जाने के कितने तरीके हो गए? 1 + 1 दैट इज 2। यस और नो? अब इधर फिल करिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा कि जब आप इधर खड़े हो इस वाले सेल से इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो, राइट? यस और नो? अभी आपकी करंट आइट्रेशन इधर है, ये बंद हो चुकी है, ये वाली आइट्रेशन फिल हो चुकी है। तो आपका आंसर इधर क्या हो जाएगा? 3। ये सिंपल टेबुलेशन है जो मैंने आपको पहले करवा रखा है। 3 + 1 इधर हो जाएगा 4, राइट? इधर क्या आएगा? 3। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गौर फरमाइए, जब आप ये वाला सेल भर रहे हो, इधर जा सकते हो और आप इधर जा सकते हो, राइट? जब आप इधर जा सकते हो, ये राइट इधर जा सकते हो। तो बस आपको पता है इस वाले सेल की नीड है, इस वाले एरे की नीड है, येस और नो? डाउन के लिए इस वाले एरे पे फोकस करिए, ये जो मैंने येलो से मार्क किया आपको, सिर्फ डाउन के लिए आप इधर जा सकते थे और इधर जा सकते थे। आपका आंसर क्या बना? 2 + 1 दैट इज 3 इस वाले सेल के लिए, येस और नो? तो अब यहाँ पे फोकस करिए, जब आपको ये वाला सेल भर रहे हो ना, जब आपका करंट रो ये हो चुका है, तो बस आपको ये इस वाले एरे की ज़रूरत है। क्या आपको इस वाले एरे की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है? अब एक और बार फ़ोकस करिए। जब आप फिर से जब आप इस सेल के लिए भर रहे होगे, इस क्योंकि अब आप आपका डायरेक्शन तो इस तरफ है, इस तरफ से आंसर फ़िल कर रहे हो आप, राइट? तो जब आप इस वाले सेल के लिए भर रहे होगे, तो आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो देखिए आपने क्या यूज़ किया, नीचे डाउन के लिए आपने ये वाला 3 यूज़ किया और राइट जस्ट आप अभी आंसर बनाते हुए आए हो 3 का, राइट। राइट वाले जो आपने जो इस वाला जो करंट रो का जो राइट जो जोन सा भी सेल आप भर रहे हो, उसके राइट में जो वैल्यू पड़ी है जस्ट अभी आप बना के आए हो, तो 3 + 3 दैट इज 6। और इधर देखिए 4 + 6 आपको पता है इधर 10 आ जाएगा। अब इधर ध्यान से फोकस करिएगा, जब आप ये वाला सेल भर रहे होगे तो आपको इसकी नीड है और इसकी नीड है, यस और नो? तो 3 + 1 दैट इज 4। अब क्या आपको इस वाले ये जब आपका करंट रो ये हो जाएगा, करंट रो माइनस माइनस करके, तो क्या आपको इन वाले सेल्स की नीड होगी? नहीं। जस्ट आपको प्रीवियस रो की जरूरत है कि प्रीवियस रो में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, यस और नो? बताइए प्रीवियस रो में क्या वैल्यू पड़ी? जब आपका ये वाला सेल होगा तो इसके प्रीवियस रो में सेम इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, आपको इसी की तो जरूरत है। और जस्ट राइट वाला जो आप सॉल्व करके आए हो अभी 4 + 6 दैट इज 10, 10 + 10 दैट इज 20, यस और नो? बताइए ये बात आपको समझ में आई कि अगर आपका कोई सा भी करंट रो है, कोई सा भी करंट रो आप भर रहे हो, इसके नीचे जितनी भी रो हो, लेकिन बस जस्ट आपको इस रो का आंसर बनाने के लिए आपको जस्ट अपने से प्रीवियस रो के आंसर की ज़रूरत है। प्रीवियस रो के आंसर की ज़रूरत है, येस और नो? और अगर इस सेल का आंसर बना रहे हो तो जस्ट अपने राइट का, क्योंकि ये वाला देखिए ये वाला आप इस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हो, इसका आंसर आप बनाते हुए आए होगे।
हाँ, और जस्ट इसके नीचे के लिए डाउन की भी आपको नीड है बस। ठीक है? तो आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है? एक तो अपने प्रीवियस रो की, एक आपको ज़रूरत पड़ रही है अपने प्रीवियस रो की, दूसरी आपको ज़रूरत पड़ रही है अपने करंट सेल, जोन-सा भी करंट सेल, ये मान लेते हैं करंट सेल है, तो करंट सेल प्लस 1 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा? उस वाली वैल्यू की, येस और नो? तो मैं आपको यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करवाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको किसी भी करंट आइट्रेशन के लिए, मैं करंट आइट्रेशन किसको बोल रहा हूँ? करंट रो को। जब आप किसी भी करंट रो के लिए आंसर बना रहे हो, किसी भी रो के लिए आंसर बना रहे हो, तो उससे पहले जस्ट आपको प्रीवियस रो के लिए ज़रूरत है, प्रीवियस रो के आंसर की ज़रूरत है। येस और नो? बिल्कुल, ठीक है? तो लेट्स अज़्यूम मैं इस वाले करंट रो के लिए अपना आंसर बना रहा हूँ। मैं फिर से एक बारी डायग्राम बना लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? तो डायग्राम ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। एम आपको 4 दिया हुआ है, एन भी आपको 4 दिया हुआ है, राइट? तो उसके लिए मैंने डायग्राम बना लिया। 4 क्रॉस 4 को मैं एरे ऑफ ब्लॉक्स में शो कर रहा हूँ। क्यों? बस जस्ट आपको बताने के लिए, जब भी आप अपना कोई सा भी आंसर बना रहे हो किसी भी रो का, तो उसके जस्ट पिछले एरे की ज़रूरत है। तो अब देखिए, मान लीजिए आपका करंट रो कभी ये हुआ, करंट रो कभी आपका ये हुआ, ठीक है? ये लिख देता हूँ मैं करंट रो। तो जब आप इसका आंसर बना रहे होगे, तो बस जस्ट आपको इसका आंसर बनाने के लिए, मान लीजिए आप ये वाला सेल फिल कर रहे हो, तो जस्ट आपको बस इस वाले प्रीवियस रो, ये वाला उसके लिए, ये वाली जो रो है, ये आपको प्रीवियस रो की तरह वर्क करेगी इस वाले करंट रो के लिए। प्लस अभी राइट वाला आप सॉल्व करके आए होगे, यहाँ पे वैल्यू, आप इस डायरेक्शन में आंसर बना रहे हो ना, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके आओगे, येस और नो? तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, ये काम आप क्या 1D एरे में कर सकते हो? आप बोलोगे कैसे भैया? मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना एक 1D एरे बना लीजिए बस। बस आप एक 1D एरे बना लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1D एरे बना लिया, जिसको मैं डीपी एरे नाम दे दे रहा हूँ। डीपी एरे मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ, और मैं पता है इसको किससे इनिशियलाइज़ करवा लूँगा? इसको किससे इनिशियलाइज़ करवा लूँगा? सबको मैं इनिशियलाइज़ करवा लूँगा अपने लास्ट रो के आंसर से। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेस केस है, उससे इनिशियलाइज़ करवा लूँगा 1 1 1 1, क्योंकि देखिए आपके सारे लास्ट रो में आपका 1 1 1 1 ही आना है। सिमिलरली हमने मिनिमम पाथ सम में भी किया था, जब हमने डायरेक्शन आइडेंटिफ़ाई की थी, कि सबसे पहले देखिए कैसे ऐसे जा रहा है, जो मेन लूप है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, और फिर उसके बाद वो सॉल्व इस डायरेक्शन में होता है, राइट टू लेफ्ट। येस और नो? तो मैं क्या करूँगा कि इसके लिए आंसर बना लूँगा, और अगर मान लीजिए अगर मेरा कभी ऐसा होता कोड, आप बोलोगे भैया कभी ऐसा होता तो कोड कॉलम कॉलम होते, ठीक है? आप बोलोगे कि भैया कभी मान लीजिए कॉलम कॉलम की तरफ फिल हो रहे होते तो आंसर, तो मैं बोलूँगा कि मैं अपने कॉलम, मान लीजिए कभी आप ऐसे ट्रैवर्स कर रहे होते कि आपका जो पहला लूप है वो कॉलम के लिए होता, और दूसरा लूप होता किसके लिए? आपका रो के लिए। तो आप क्या करते पता है? कॉलम के लिए आप फर्स्ट आंसर बना लेते और उसको अपडेट करते। तो देखिए मैं आपके लिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया डीपी एरे। वन वन डीपी एरे कर देता हूँ क्योंकि 1D एरे है। इसको मैं डीपीजी कर देता हूँ क्योंकि ये डीपी ग्रिड है। ठीक है? ये आपको समझाने के लिए। तो आप सोच के देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने लास्ट रो का तो आंसर बना के रख लिया। तो जब आप जब आप इसके लिए सॉल्व कर रहे होगे, तो आप इस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे होगे, ये वाला आपका करंट रो हो जाएगा। येस और नो? तो अब आपको क्या, बस आप इस वाले एरे का हेल्प लीजिए ना, इस वाले डीपी की हेल्प लीजिए, इस वाले डीपी की हेल्प लीजिए अपना आंसर बनाने के लिए, इस वाले डीपी की। ना कि इस वाले ग्रिड में से हेल्प लीजिए। इसकी हेल्प लोगे तो आप क्या करोगे? आप क्या, अब मान लीजिए इसके लिए, इस वाले सेल के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो इधर तो 1 ही पड़ा रहना चाहिए था, इधर आंसर 1 रहना चाहिए था। देखिए, इधर क्या आंसर 1 रहना चाहिए था? ये देखिए इधर 1, इधर पूरा हर जगह 1 ही है। इधर 1 रहना चाहिए था, तो इधर 1 ही है। फिर आप आओगे किधर? इस वाले सेल के लिए सॉल्व करोगे। इस वाले सेल के लिए अब आप ध्यान से देखिए, आपको इसकी इसकी नीड है, तो इस वाले डब्बे की नीड है। इस वाले डब्बे का आंसर किधर पड़ा है? इस वाले डीपीआर में इधर पड़ा है। और राइट पे आपने यहाँ पे जस्ट जस्ट इधर इस वाले का आंसर किधर पड़ा हुआ है? ये इधर ही पड़ा हुआ है, देखिए डीपी के राइट में पड़ा हुआ है। येस और नो? तो आप बस क्या करोगे, 1 + 1 दैट इज़ 2। अब आप जैसे ही 2 कर लो ना, इसको अपडेट कर दो 2 को। बोलो क्यों? क्योंकि अब जो ये 2 है ना, इधर 2 आना चाहिए था। देखिए आपको पता है इधर 2 आना चाहिए था, देखिए इधर 2 आएगा। हाँ, तो अब ये जो 2 है ना, जब अब करंट रो, जब ये पूरी रो सॉल्व हो जाएगी, आपको पता है कैसे? जब ये पूरी रो सॉल्व हो जाएगी, तो अब करंट रो हमारी ये हो जाएगी। तो जो डीपी एरे जब बचेगा ना, पूरी रो सॉल्व हो, और सॉल्व प्लस अपडेट होने के बाद जो डीपी एरे बचेगा, वो एज़ अ प्रीवियस रो हमारा काम करेगा।
ये जो डीपी एरे है वो एज अ प्रीवियस रो काम करेगा हर एक आइट्रेशन के लिए। अब आप देखिए देखिए कैसे, देखिए कैसे मैं आपका आंसर बना के दिखाता हूँ। इसको मिटाता हूँ, फिर से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना होता है कि आप किस डायरेक्शन में आंसर सॉल्व कर रहे हो। किस डायरेक्शन में अपने जो आपने डीपी का टेबुलेशन कोड लिखा है, किस डायरेक्शन में अपना आंसर सॉल्व कर रहे हो, राइट? देखिए आपने ये बना लिया, ये बना लिया। और मैंने क्या बोला, आप क्या करो कि सबसे पहले ना जो देखिए, आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आप करंट रो, आप रो ऐसे वेरी कर रहे हो और मेनली जो डब्बे फिल कर रहे हो, जो बॉक्स फिल कर रहे हो, वो इस डायरेक्शन में फिल कर रहे हो, येस और नो? ठीक है, आपने ये तो ऑब्जर्व कर लिया। फिर मैंने बोला आप एक काम करिए, अपना ना बेस केस का आंसर आप फिल करके रख लीजिए अपने डीपी ग्रिड में, डीपी एरे में। मैंने इधर डीपी एरे बनाया और लास्ट रो का मैंने आंसर फिल करके रख लिया। अब मैं अपना किस रो से आंसर स्टार्ट करूँगा, किस रो से आइट्रेशन स्टार्ट करूँगा? मैं स्टार्ट करूँगा m-2 से, येस और नो? m-2 से, क्योंकि लास्ट रो को तो आंसर मैंने बना लिया। अब आप पता है इस डीपी की हेल्प लीजिएगा, इसको एज़ अ प्रीवियस रो ट्रीट करिएगा, इस डीपी की हेल्प लीजिएगा। अब आप देखिए, अब आपका लूप आएगा इस वाले सेल के लिए सॉल्व करने के लिए। देखिए, मैं इधर एक ओडी एरे, एक डीपी ग्रिड भी बना देता हूँ साफ-साफ, और आंसर मैंने ऊपर लिख रखा है, जो डीपी ग्रिड में स्टोर होने वाला है, वो आंसर ऊपर लिख रखा है, ठीक है? अब आप यहाँ पे बस इस डीपी ग्रिड को नोटिस करिए, आपको बस इसकी नीड है। देखिए, आप अभी आपकी जो आइट्रेशन आई होगी, आप इसके लिए सॉल्व कर रहे होगे, येस और नो? अब जब आप इसके लिए सॉल्व कर रहे होगे, तो ये आपका बॉर्डर केस है, तो इसमें आपका ऑलरेडी 1 होना चाहिए था। देखिए इधर क्या ऑलरेडी 1 है? येस और नो? इधर ऑलरेडी 1 है, तो मैं इसको छेड़ूँगा नहीं, मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा। जैसे मिनिमम पाथ सम में हम क्या करते थे, उसको आते ही अपडेट कर देते थे वैल्यू को, क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम पाथ सम में क्या चाहिए होता था? इसका प्लस इसका सम। इधर तो क्या है, इधर तो 1 और 1 सब जगह कांस्टेंट 1 ही पड़ा हुआ है। इसका और इसका सम चाहिए होता था, इसलिए अपडेट कर देता था मैं। क्यों? क्योंकि मेरे जो अभी डीपी एरे में जो डीपी एरे है, जिसको मैं एज़ अ प्रीवियस रो ट्रीट करने वाला हूँ, उसमें इसका आंसर पड़ा रहता था मिनिमम पाथ सम 1 में, इसकी वैल्यू पड़ी रहती थी। लेकिन हमें जब मैं इस सेल पे आऊँगा और सॉल्व करूँगा, तो ये राइट के लिए तो मुझे अपडेटेड वैल्यू चाहिए होती थी, इसलिए आते ही मैं अपडेट कर देता था। अभी लेकिन इस केस में आप फ़ोकस करिए, इस केस में तो आपका 1 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आइट्रेशन यहाँ पे पहुँचेगा। जब आपका आइट्रेशन यहाँ पे पहुँचेगा, अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, आपको इस वाले की ज़रूरत थी? इस वाले की ज़रूरत थी? बोलेंगे हाँ जी, हाँ थी। तो इस वाले का जब आप इस वाले बॉक्स के लिए आंसर बना रहे होगे, तो आपका जो डीपी के करंट सेल, ये जो करंट सेल पे पड़ा है, ये जो भी है डीपी के करंट सेल पे, ये क्या आपका डाउन रिप्रेज़ेंट करेगा? सोच के देखिए, जो भी डीपी का करंट सेल, इस वाले करंट सेल के लिए सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो डीपी एरे के करंट सेल पे पड़ा है, जो वैल्यू पड़ी, वो एज़ अ डाउन करेगी। क्यों? देखिए ना, ये 1 1 1 1 1 किसका आंसर था? ये 1 1 1 1 1, ये प्रीवियस रो का ही तो आंसर है। डीपी ग्रिड एज़ अ प्रीवियस रो ट्रीट हो रहा है, तो ठीक है। और डीपी सीसी प्लस 1 पे क्या पड़ा होगा? राइट का आंसर। देखिए ना, इधर 1 पड़ा हुआ है, राइट का आंसर देखिए, इधर 1 आना चाहिए था, तो इधर इसका आंसर 1। तो यानी अब इन दोनों को प्लस करिए, 1 + 1 दैट इज़ 2, और इसको अपडेट कर दीजिए, इस डीपी एरे को अपडेट कर दीजिए 2 से। आप बोलोगे क्यों? 2 से क्यों? क्योंकि देखिए इधर आपका 2 फिल होने वाला है। हाँ, जब आप इस आइट्रेशन पे आओगे करंट रो को और ये वाला सेल सॉल्व कर रहे होगे, तो बस आपको इसके नीचे वाले की नीड होती है। इधर जा क्या पड़ा है, नीड नहीं, आपको उसकी नीड नहीं है। तो और डीपी डीपी एरे को ही तो हम एज़ अ प्रीवियस रो ट्रीट करवा रहे हैं जी। सोच के देखिए, हम डीपी एरे को ही तो एज़ अ प्रीवियस रो ट्रीट करवा रहे हैं। अब आप इस वाले पे देखिए, अब आप इस वाले सेल के लिए सॉल्व कर रहे होगे। जैसे ही इस वाले सेल पे आओगे, तो आप देखिए यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है? अब आप देखिए इस वाले करंट सेल पे, डीपी के जो करंट सेल सेम इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है? अभी देखिए ना, करंट रो ये रहा, करंट रो सेम है, आपका जे वेरी कर रहा है, तो डीपी ऑफ जे पे जोन सी भी वैल्यू पड़ी है, डीपी ऑफ जे पे जोन सी भी वैल्यू पड़ी है, वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउन, तो ठीक है। और डीपी ऑफ जे प्लस 1 पे जो वैल्यू पड़ी है, क्योंकि जे वेरी कर रहा है ना हमारे कोड में, ऊपर जे वेरी कर रहा है, तो वो राइट शो कर रही है डीपी ऑफ जे प्लस 1, जिसको मैं करंट सेल बोल रहा हूँ, जे को मैं करंट सेल बोल रहा था। तो अब देखिए, अभी इस पे क्या पड़ी है? 1, इस पे क्या पड़ी है? राइट पे 2 पड़ी है। देखिए ना, ये वाले बॉक्स का मुझे आंसर बनाना होता तो मुझे इसकी और इसकी नीड थी। तो 2 और 1 की नीड थी ना, 2 + 1 दैट इज़ 3। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अब आप इसका आंसर बताइए, 3 + 1 दैट इज़ 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए आपका जो जो डीपी एरे है, जब इस ये वाला करंट रो आप इस वाले करंट रो के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब आपका करंट रो माइनस माइनस हो जाएगा, अब आपका करंट रो ये वाला हो जाएगा। ये वाला आपका करंट रो हो जाएगा। जैसे ही आपका ये करंट रो हो जाएगा, तो आप देखिए 4 3 2 1, इस वाले रो के आंसर बनाने के लिए आपको बस इस वाले एरे की ज़रूरत थी ना। इसका आंसर क्या बनता था? 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1,
कि आपके डीपी एरे पे 4 3 2 1 पड़ा है क्या, क्योंकि आपने अपडेट कर दिया है। तो 4 3 2 1, यस और नो, आपको समझ में आई मेरी बात? कि जस्ट आपको अगर किसी भी करंट रो के लिए अब आपको आंसर बनाना है, किसी भी करंट रो के लिए अब आपको आंसर बनाना है, तो उससे पहले जो प्रीवियस रो आप सॉल्व करके आए हो, बस आपको उसकी नीड है अपना आंसर बनाने के लिए। और क्योंकि वैसे तो नीड आपको राइट वाले सेल की भी है, बट राइट वाला सेल जस्ट अभी आप अपडेट करके आए हो, अभी आपको सॉल्व करके आए हो, क्योंकि देखिए अपना आप इस अपने करंट रो का आंसर किधर से सॉल्व कर रहे हो, इधर से। ठीक है, तो वो आप वो वैल्यू जो होगी वो अपडेटेड वैल्यू होगी, अपडेटेड वैल्यू अपडेट होगी, आप अपडेटेड वैल्यू यूज़ कर रहे होगे। और डाउन वैल्यू वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करेगा, डीपी, जिस भी करंट सेल के लिए आप सॉल्व कर रहे हो। लेट्स अज्यूम आप अगर अभी आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हो, इसके लिए सॉल्व कर रहे हो, तो ये वाला अब यानी इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व कर रहे होगे, तो इधर आप आंसर जस्ट अभी अपडेट करके आए होगे, करंट आंसर अभी आप बना के आए होगे, तो ये वाला जो वैल्यू होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी राइट। और जो इस पे वैल्यू पड़ी है वो एज अ डाउन, डाउन की तरफ प्लस होगी, क्योंकि डाउन का आंसर, क्योंकि एज अ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पहले तो देखिए ये एज अ डाउन प्रीवियस रो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब मैं अपनी वैल्यू सॉल्व करके आता हूँ तो मैं अपडेट भी कर देता हूँ इस प्रीवियस रो को, ताकि वो अगली आइट्रेशन के लिए प्रीवियस रो बन जाए। यही तो कर रहा हूँ। अब आप सोच के देखिए, देखिए आप सारे आइट्रेशन रन करके देख लीजिए, इधर 1 ही पड़ा रहेगा। जैसे मिनिमम पाथ समय इसको चेंज करना पड़ता था ना मुझे रो में घुसते ही, अगर आपको याद हो, तो इधर 1 ही पड़ा रहेगा। इधर क्या पड़ा रहेगा, 1 ही पड़ा रहेगा। तो मुझे क्या इसको छेड़ने की ज़रूरत है, जब इधर 1 पड़ा होगा, हर जगह 1 पड़ा होगा, मुझे हर जगह 1 ही तो चाहिए था इधर। इधर तो 1 ही चाहिए, सारे आइट्रेशन के लिए इधर 1 ही चाहिए ना। तो इसको छेड़ने की ज़रूरत है? तो नहीं है, तो मैं अपना लूप कहाँ से चलाऊँगा? देखिए m-1 वाला तो मैंने आंसर भर ही लिया है, तो मैं अपना लूप कहाँ से चलाऊँगा? m-2 से चलाऊँगा, और जे भी n-2 से चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर 1 पड़ा होगा और उसको हमें छेड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लास्ट कॉलम से जो आंसर है वो सब पे 1 पड़ा हुआ है। मिनिमम पाथ सम में क्यों अपडेट करना पड़ता था? क्योंकि मिनिमम पाथ सम चेंज होता था। इसकी इस पे जो वैल्यू पड़ी है डीपी के, प्लस जो ग्रिड के इस पे वैल्यू पड़ी है, वो हो जाता था। तो इसलिए वो वैल्यू चेंज होती थी, तो हमें आते ही अपडेट करना पड़ता था। लेकिन इस केस में हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। फिर आप उसको ड्राई रन करिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसको देखिए, मैं डीपी एरे ले लेता हूँ। मैं स्क्रीन फुल करता हूँ पहले। देखिए अब आपको कोड दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो डीपी एरे ले लिया, कितने कितने लेंथ का, न्यू इंट एन लेंथ का, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, ये आपको विजुअलाइज करना है। और एरेज डॉट फिल, एरेज डॉट फिल कर दिया, डीपी को 1 से मैंने फिल कर दिया, ठीक है। और ये लूप कहाँ से चलेगा, m-2 से, ये लूप चलेगा n-2 से। अब डीपी ऑफ जे देखिए ना, देखिए देखिए अब आप ना ये निकालिए। अब आपको क्या चाहिए, इंट डाउन चाहिए। डाउन क्या है, डीपी ऑफ जे। देखिए ये जो है, जो आई है, मैं इसको करंट रो कर देता हूँ, ये क्योंकि करंट रो हमारा आइट्रेशन चेंज कर रहा है। ये किस करंट रो के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं जे को कर देता हूँ करंट सेल, या करंट कॉलम बोल सकता हूँ मैं, लेकिन करंट सेल कर देता हूँ। किस करंट सेल के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो डीपी के जो करंट सेल पे जो वैल्यू पड़ी होगी, वो मेरा डाउन शो करेगी। डीपी के करंट सेल पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो मेरा डाउन शो करेगी। और इंट राइट, देखिए, और राइट वाला तो जस्ट मैं अभी अपडेट करके आता हूँ, जो जोन सा भी मैं यूज़ करता हूँ। तो सी सेल +1 हो जाएगा वो, ठीक है। ये सी सेल कर दिया। और अब आप सोच के देखिए, अब आपके अपने आंसर को जो डाउन प्लस राइट आता है, तो डीपी ऑफ सी सेल को आपको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि क्यों, क्योंकि आपको अगले आइट्रेशन बनानी पड़ती है। किससे अपडेट करना पड़ता है, राइट प्लस डाउन से अपडेट करना पड़ता है, यस और नो। और आप जब आपकी सारी आइट्रेशन चल जाएगी तो आपका आंसर किधर पड़ा होगा, डीपी ऑफ 0 पे। अब इसको रन करके देखिए कि आपका ये कोड रन हो रहा है। और ये वाला इसका भी आंसर दीजिएगा मुझे। देखिए डीपी ऑफ सेल इसको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि डी इसका नाम है सी सेल, करंट सेल, ठीक है। और कुछ एरर है, नहीं है। अब इसको रन करके देखिए, क्या आपका ये रन होता है, बिल्कुल रन हो रहा है। और होगा भी। जब आपकी सारी आइट्रेशन चल जाएगी तो आपका आंसर कहाँ पड़ा होगा, डीपी 0 पे पड़ा होगा ना, ठीक है। मैं एक बार इसको ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको किसके लिए, m=3 और n=3 के लिए ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए m=3 और n=3 के लिए, जब आपका m=3 और n=3 होगा, अगर आप जब डीपी ग्रिड बनाओगे, डीपी ग्रिड बनाओगे जब टेबुलेशन ग्रिड, तो
तो आप कैसे बनाओगे इसका आंसर? देखिए आपको पता है टेबुलेशन ग्रिड तो आप फटाफट बना लोगे। बना लेते हैं एक बारी टेबुलेशन ग्रिड कि उसका आंसर क्या आने वाला है टेबुलेशन ग्रिड का। तो देखिए इधर 1 आपको पता है हर जगह 1 फिल होगा, इधर इधर भी 1 फिल होगा, इधर भी 1 फिल होगा। 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 + 1 दैट इज़ 3 वैसे होगा ऐसे सॉल्व, लेकिन मैं आपको बस दिखाने के लिए 3 + 3 6। अब देखिए अब आपने इस कोड को कैसे ड्राई रन करेंगे? आप आए, आपने एक सिंगल एरे बनाया जिसका नाम रखा डीपी। m = 3 और n = 3 के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? इसका नाम रखा आपने डीपी और सबका आंसर इनिशियलाइज़ करवा लिया 1 1 1 से, ठीक है? अब आपका लूप चलेगा m-2 से। करंट रो आपका m-2 करंट रो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करंट रो माइनस माइनस। तो देखिए m आपका क्या है? 3 है। हाँ, देखिए आपने 1 1 1 किसके लिए आंसर बना के रख लिया? इस रो के लिए। अब आप किस रो से सॉल्व कर रहे हो? m = दिस वाले m-2 से सॉल्व कर रहे हो। येस और नो? तो ये वाला आपका जो रो है कौन-सा है? 0 1 2 तो 1 होगा, तो आप 1 के लिए सॉल्व कर रहे होगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वाले सेल के लिए सॉल्व करोगे। हाँ, देखिए सबसे पहले इस वाले सॉल्व के सेल के लिए सॉल्व करोगे। क्या आप सबसे पहले इस वाले सेल के लिए सॉल्व करोगे? नहीं, आप सॉल्व करोगे इस वाले सेल के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो करंट सेल है वो n-2 है, ठीक है? आप बोल रहे हो कि भैया मैंने इस वाले सेल के लिए सॉल्व क्यों नहीं किया? मिनिमम पाथ सम में तो मैंने किया था, क्योंकि आपने इधर इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 पड़ा है और इधर भी 1 पड़ा है। मुझे इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई। अब आप सोच के देखिए इस वाले करंट सेल के लिए जब आप सॉल्व कर रहे होगे, तो आपने निकाला इंट डाउन डीपी ऑफ करंट सेल पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपका डाउन शो करे क्योंकि आप इस वाले सेल के लिए सॉल्व कर रहे हो। हाँ, तो देखिए ना इसके लिए आपको 1 और ये 1 + 2 होके आपका आंसर बनता था ना। तो इसके लिए डाउन क्या निकला? जो करंट सेल डीपी के जो करंट सेल पे वैल्यू पड़ी है 1 और डीपी के करंट सेल +1 पे जो वैल्यू पड़ी है 1 + 1 दैट इज़ 2 आपका 2 हुआ और उसको डीपी ऑफ करंट सेल पे जाके आप 2 कर दो। डीपी ऑफ करंट सेल क्योंकि देखिए एम आपका = 3 था। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आई = आपके किसके लिए सॉल्व हुआ? 1 के लिए। जे हुआ 1। तो देखिए डीपी ऑफ जे यानी आई जे मैंने नहीं ले रखा है, इसको मैं करंट रो ही बोल देता हूँ। अभी आप करंट रो 1 के लिए सॉल्व कर रहे हो और करंट सेल 1 के लिए सॉल्व कर रहे हो। देखिए ना एम क्या है आपका? एम क्या है आपका? 3, एन क्या है आपका? 3। तो n-2 m-2 दैट इज़ 1 करंट सेल दैट इज़ 1 तो करंट सेल हो गया आपका 1। तो आप आपके डीपी ऑफ करंट सेल पे क्या स्टोर कर दोगे? 2। यस। अब आपका करंट सेल हो जाएगा 0। यानी आप इस वाले बॉक्स के लिए फिर से अगेन इट मीन्स आपका आइटरेशन अभी करंट रो आपका 1 है ना, करंट रो आपका 1 है, यानी आप इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ से देखिए आप आपका आंसर इधर आपको चाहिए था डाउन का 2 और इधर चाहिए था +1 तो करंट सेल पे भी वैल्यू वैल्यू क्या पड़ी है? 1। येस और नो? 1 और इसके इधर क्या पड़ी है? 2 2 + 1 दैट इज़ 3 ये हो गया अपडेट 3 3 से अपडेट हो जाएगा ये अब। सोच के देखिए अब 3 2 1 अब आपका करंट रो देखिए करंट अब करंट सेल आपका होगा -1 बट ये चलेगा नहीं, कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी तो अब आपका लूप चेंज हो जाएगा और आपका करंट रो हो जाएगा 0। करंट रो आपका हो जाएगा 0, ठीक है? और करंट सेल आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? अगेन करंट सेल कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। तो आप बोलोगे 0 1 से क्यों होगा? इधर से क्यों होगा? इधर से क्यों नहीं कर रहे भैया आप? क्योंकि मेरे को इधर से इसलिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि इधर देखिए ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, मैं उसको क्यों छेड़ूँ? मिनिमम पाथ सम में मेरे को आंसर अपडेट होता था, मुझे उसके अकॉर्डिंग छेड़ना पड़ता था, बॉर्डर टेस्ट केस को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता था। तो अब देखिए ये 3 2 1 एज़ अ प्रीवियस रो काम कर रहा है क्या? देखिए इस वाले रो के लिए अभी आप करंट आइटरेशन क्या है? करंट रो 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो और करंट सेल 1 है। तो अभी आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो? इसके लिए। अब आप देखिए, अब क्या करोगे आप? देखिए करंट सेल का आपने डाउन निकाला दैट इज़ आपका 2, राइट निकाला कैसे? 1 तो इधर सॉल्व होके क्या हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा 3 येस और नो? थोड़ा-सा कचरा मच गया लेकिन आप पेशेंस रखिए, खुद से जब तक आप ड्राई रन करके नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कोड कैसे ड्राई रन कर रहा है, कैसे चल रहा है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से पेन पेपर पकड़ें और ड्राई रन करें, बस लेक्चर सुने ना। आपको पेन पेपर पकड़ना पड़ेगा और ड्राई रन खुद से करना पड़ेगा ताकि आपका दिमाग खुले, ठीक है? तभी आप डीएसए पे मास्टरी कर सकते हो, ठीक है? अब आपके देखिए, अब आपका इटरेशन आ जाएगी इधर करंट सेल ये हो गया अब आपके लिए। अब जैसे ही करंट सेल ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट सेल माइनस माइनस हो रहा है ना जी, तो अब ये हो गया करंट सेल 0। अब जैसे ही करंट सेल 0 हो गया, जैसे ही करंट सेल आपका 0 हो गया, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? डाउन की वैल्यू किस पे पड़ी है? करंट सेल पे दैट इज़ 3, डीपी के करंट सेल पे दैट इज़ 3, यही तो डीपी एरे है। डीपी के करंट सेल पे दैट इज़ 3 और राइट की वैल्यू क्या पड़ी है? दैट इज़ 3। तो ये देखिए ये हो गया 6।
फिर ये अपडेट हो जाएगा, देखिए डीपी ऑफ करंट सेल अपडेट हो जाएगा 6 से। जब सारी आइट्रेशन रन हो जाएगी तो क्या डीपी ऑफ 0 पे जो मेरा आंसर होगा, क्या वही मेरा आंसर होगा क्या? एग्जैक्टली वही होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो डेट इज ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, क्या आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन है। ठीक। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो आपने वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने आपने बस एक डीपी ग्रिड लिया है। तो आपकी टाइम पिछले में क्या हो रहा था, जब आप डीपी ग्रिड ले रहे थे तो आप ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे थे, और रिकर्जन में तो आप स्टैक कॉम्प्लेक्सिटी प्लस डीपी ग्रिड की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों लेते हो। तो रिकर्जन में आपकी जो मेमोरी जो है ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं इन कंपैरिजन टू टेबुलेशन आइट्रेटिव वे। इसलिए हम टेबुलेशन सीखते भी हैं कि क्योंकि हमें मेमोरी कम से कम ऑक्यूपाई करनी होती है, तो इसलिए हमारे लिए डीपी में टेबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। आप सोच के देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखिए कि आपकी कोई कोई एप्लीकेशन है जो आपका डिवाइस का बहुत सारी मेमोरी खा रही है, तो उस एप्लीकेशन को आप रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहोगे ना। तो इसलिए हमारे को टेबुलेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम की मेमोरी कम से कम कंज्यूम करें। करेक्ट। तो इधर आपने देखिए, और इधर आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्यों सीख रहे हैं कि आप फिर से मेमोरी कम से कम कंज्यूम करें। तो इधर आपने क्या करा, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ कितनी कर दी, ऑर्डर ऑफ एन कर दी। करेक्ट। तो मे बी आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम ना एक आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। आप मैं आपको यहाँ पे ना एक इतनी बढ़िया अप्रोच बताने वाला हूँ, इतनी बढ़िया चीज़ नोटिस करवाने वाला हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा ये सुन के कि यार इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं। इस अप्रोच का नाम है सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच का नाम है कॉम्बिनेट्रिक्स वे। कॉम्बिनेट्रिक्स वे। अब ये क्या है जी, ये क्या नई बला है? तो देखते हैं इस नई बला को, ये नई बला है क्या। कॉम्बिनेट्रिक्स वे नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता लग रहा है अभी हमें कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो उसमें कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दैट इज सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन करना। तो अब बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप? तो देखिए इसको नोटिस करवाता हूँ, मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको एम दे दिया आपको 5, एम दे दिया आपको 5, एन दे दिया आपको 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एन दे दिया आपको 4। 1, 2, 3। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, गौर से। एम आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 5। एन आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 4। ठीक है। अब आप खड़े कहाँ पे हो, यहाँ पे। आपको जाना कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए मैं आपको ना एक पाथ दिखाता हूँ, पाथ दिखाता हूँ। यहाँ पे ना पाथ देखिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो। आपने एक मूव लिया, देखिए आपने देखिए पहला पाथ शो कर रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट पाथ। आपने एक राइट का मूव लिया, फिर आप इधर जा सकते हो, फिर से राइट का मूव लिया आपने, फिर आप इधर जा सकते हो, अगेन राइट का मूव लिया आपने। ठीक है। फिर आप इधर जा सकते हो, अगेन आपने राइट का मूव लिया। इधर जा सकते थे ना आप, तो अगेन आपने राइट का मूव लिया। लेकिन अब आप इधर नहीं जा सकते क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाओगे, तो आप इधर जाओगे। अब आपने कौन सा मूव लिया, डाउन का मूव। फिर आपने इधर आप इधर गए, फिर आपने डाउन का मूव लिया। फिर आप इधर गए, फिर आपने डाउन का मूव लिया। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पाथ। और भी तरीके हो सकते हैं ना हमारे पहुंचने के। देखिए सेकंड पाथ, देखिए सेकंड पाथ नोटिस करवाता हूँ कि आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे डाउन लिया, फिर यहाँ पे गए, फिर से आपने डाउन लिया, फिर यहाँ पे गए। आपको सारे वेज ही तो बताने हैं। ये डाउन लिया, फिर आप यहाँ पे गए, आपने राइट लिया, फिर आप यहाँ पे गए, फिर आपने राइट लिया, फिर आप यहाँ पे गए, आपने राइट लिया, फिर आप यहाँ पे गए, फिर आपने राइट लिया। तो अब आप सोच के देखिए अभी, देखिए ये हो गया एक सेकंड पाथ। मैं सारे पाथ नहीं, मैं कुछ पाथ बना रहा हूँ। एक देखिए थर्ड पाथ ऐसा भी हो सकता है।
सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है। अब आप एक पाथ यहाँ पे देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक पाथ लिया यहाँ पे डाउन, फिर आप राइट चले गए, फिर आप एक बार और राइट चले गए, फिर आपने क्या किया, फिर मैं इस वाले डाउन पे आ गया, फिर आप फिर से राइट चले गए, फिर आप डाउन आ गए, फिर से आप राइट चले गए। तो यहाँ पे देखिए, आप फिर से राइट आ गए थे ना, ठीक है जी, यहाँ पे राइट आ गए। एक और पाथ देखिए, फोर्थ, एक और लास्ट लास्ट लास्ट। अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या करा ना, अब आप यहाँ पे गए, राइट गए, फिर से आप गए राइट, ठीक है, आप फिर से गए डाउन, आप गए एक बार और राइट, आप गए एक बार और राइट, फिर से आप गए डाउन, फिर से आप गए एक डाउन। तो मतलब ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, राइट। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सबसे पहला जो नोटिस मैं करवाना चाहता हूँ कि आपने टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने चले। चलिए, टोटल नंबर ऑफ मूव्स आपने कितने चले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर एक पाथ पे नोटिस करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो भी पॉसिबल वे आपका आंसर बना रहा है, तो आप टोटल मूव्स कितने चल रहे हो? 7। यस और नो? बिल्कुल 7 मूव्स चल रहे हो आप, ठीक है। उसमें से आप देखिए, सब में एक बारी नोटिस करिएगा यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ नीचे, टोटल नंबर ऑफ मूव्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एन से। टोटल नंबर ऑफ मूव्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एन से, दैट इज 7। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने टोटल मूव्स में से राइट कितने लिए? टोटल मूव्स में से राइट कितने लिए? 4 राइट और 3 डाउन। और जरा इधर भी नोटिस करेगा, इधर भी आपने 4 राइट और 3 डाउन नहीं लिए, 3 डाउन। और इधर भी नोटिस करिए आप, 1, 2, 3, 4। इधर भी आप 4 राइट ले रहे हो और 3 डाउन ले रहे हो। इधर भी आप 4 राइट ले रहे हो, 3 डाउन ले रहे हो, राइट। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, इट मीन्स आपका जब एम नंबर ऑफ रोज आपका 5 होगा, एन नंबर ऑफ कॉलम्स आपका 4 होगा, इट मीन्स आपको अगर आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपको 4 बार राइट मूव लेना पड़ेगा, 3 बार डाउन मूव लेना पड़ेगा। यस और नो? सोच के देखिए। अब आपको ये बात समझ में आई कि अगर आपको अपने 0,0 से डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आपकी ग्रिड एम आपका 5 है, एन आपका 4 है, तो आपको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 4 बार तो आपको राइट स्टेप लेना ही पड़ेगा और 3 बार डाउन स्टेप लेना पड़ेगा। यस और नो? बिल्कुल। अब इसको जनरल वे में देखते हैं। मान लीजिए एम क्रॉस, इधर देखिए, एम आपका क्या था? 5। तो आपको कितने कितने राइट स्टेप लेने पड़े? M-1 राइट स्टेप लेने पड़े क्या? और N-1 डाउन स्टेप्स। वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ना, आप राइट स्टेप कितने ले सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 ही ले सकते हो। M-1 और डाउन स्टेप कितने ले सकते हो? मैक्सिमम 3 ले सकते हो। तो देखिए, टोटल मूव्स आपने कितने यूज़ किए? दैट इज़ N, दैट इज़ 7। टोटल मूव्स अब देखिएगा कैसे कैसे कर सकते हो। टोटल मूव्स देखिए, मैं आपको जनरल वे में बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका M क्रॉस N की ग्रिड है, तो M-1 राइट मूव्स आपको लेना पड़ेगा डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, प्लस N-1 डाउन मूव्स लेने पड़ेंगे। यस और नो? हाँ, जनरल वे में देखिए ना, यहाँ पे देखिए, देखिए M आपका 5 था तो 4 राइट मूव्स लगे और N आपका 4 था तो 3 डाउन मूव्स लगे। अगर आपको नहीं भरोसा तो आप एक काम करिए, दूसरा टेस्ट केस लीजिए 4x4 का, उसको उसमें ये फॉलो करके देखिए क्या ये फॉलो हो रहा है, ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा है? तो बिल्कुल होगा। आप करेंगे तो आप करके देखिएगा, बिल्कुल करके देखिएगा। तो इट मीन्स टोटल मूव्स कितने लगे? अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो टोटल मूव्स कितने लगे? M+N-2। अब बोले भाई M+N-2 क्यों? आप देखिए ना, M-1 प्लस N-1, ये देखिए ना, टोटल मूव्स M-1 प्लस N-1 यही तो थे जो 4 + 3 होके 7 दे रहे थे।
तो यही m-1 राइट, n-1 डाउन, येस और नो? बिल्कुल, समझ में आ रहा होगा आपको। टोटल मूव्स ये लगे। तो अब आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से विजुअलाइज़ करिए कि कि आपके पास 7 डब्बे हैं। इट मीन्स आपको 7 मूव्स लेने हैं, या कुछ भी सोचिए, आपके पास 7 डब्बे हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके पास 7 डब्बे हैं और आपको 4 राइट स्टेप्स लेने हैं। तो कितने तरीके हैं? आपको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 7 7 डब्बे में आपको 4 डब्बों पे राइट स्टेप बैठाने हैं, राइट स्टेप्स बैठाने हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं? 7 डब्बों में से आप 4 डब्बे सिलेक्ट कर लीजिए। 7C4, 7C4, येस और नो? और 7C4 कितना होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2, दैट इज़ दिस कटा ये 35, ये 35 होगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए सोच के कि आपको मेरी ये बात समझ में आई? ये देखिए ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन ही तो है, मैं बस कॉम्बिनेशन ही तो है, मैं बस अरेंज कर रहा हूँ। 7, अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से नहीं होगी, 7 डब्बे हैं, मुझे राइट मूव्स अरेंज करने हैं, तो राइट मूव्स अरेंज करने के कितने तरीके हैं? चाहे आप बोलिए 7 में से डाउन मूव्स अरेंज करने हैं, तो 7 में से डाउन मूव्स अरेंज करने के कितने तरीके हैं? देखिए, आप चाहे 7C4 लिखिए, चाहे 7C3 लिखिए, दोनों का आंसर 35 ही आने वाला है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से नहीं बन गई कि आपके पास टोटल मूव्स n है, टोटल मूव्स n है, दैट इज़ m प्लस n माइनस 2, और आपको m माइनस 1 r बैठाने हैं और n माइनस 1 d बैठाने हैं। इन दोनों में से कुछ भी बैठाइए। तो इसका इसको करने का कितने तरीके होते हैं? एनसीआर, आपको एनसीआर के बारे में पता होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन। 7 डब्बों में से 4 डब्बे अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके हैं 7 डब्बों में से 4 डब्बे सिलेक्ट करने के? दैट इज 7C4, यस और नो? तो वो यही प्रॉब्लम बन चुकी है। देखिए ना, 7 डब्बे थे और 7 डब्बों पे आपको राइट बैठाने थे। तो 7 डब्बे में से 4 डब्बे आपको सिलेक्ट करने हैं राइट बैठाने के लिए, राइट? और 3 डब्बे आपको और बाकी बचे हुए 3 डब्बे वो डाउन के लिए हो जाएँगे। अब वो 4 डब्बे कुछ भी हो सकते हैं। देखिए ना, मैंने ये देखिए 7 डब्बे बनाऊँ, तो मैंने ये 4 डब्बों में राइट एक साथ बैठा दिया। फिर मैंने 2 एक साथ बैठाए, फिर 1-1 छोड़ के 1-1 राइट ऐसे बैठाया। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से बन चुकी है कि आपको टोटल मूव्स n में से आपको m-1 r बैठाना है। इट मीन्स व्हाट? nc m-1 आपका आंसर बन जाएगा, और nc n-1 आपका आंसर बन जाएगा। आप बोलोगे भैया भरोसा नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, दोनों टेस्ट केस के लिए आपको रन करके दिखाता हूँ, जो भी गिवन है ना मेरे टेस्ट केस। ये देखिए, M3 है, N7 है, M3 है, N7 है। तो देखिए n टोटल मूव्स m प्लस n माइनस 2, दैट इज 7 प्लस 3 10 माइनस 2, दैट इज 8, और m-1 दैट इज 2, n-1 दैट इज 6। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बताता हूँ, NCR इज इक्वल टू NC n-r, ये सिंपल मैथ से आप पढ़ के आए होगे, ठीक है? NCR इज इक्वल टू NC n-r। तो 8, अब देखिए 8 डब्बों में से 2 डब्बे सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें मुझे राइट मूव्स बैठाने हैं, 2 डब्बों में राइट मूव्स बैठाने हैं, दैट इज 8C2। इसका आंसर कितना होता है? 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा, 4 7 जा 28। इसका आउटपुट देखिएगा 28 है क्या? 28 बिल्कुल है। अब m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 के लिए देखिए, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 के लिए देखिए, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे तो आप बताइए, तो आपका आंसर क्या से कैसे बन जाएगा? n देखिए, m प्लस n, आप टोटल मूव्स कितने ले सकते हो? अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको टोटल मूव्स कितने चाहिए? m प्लस n माइनस 2, दैट इज 3 प्लस 2 माइनस 2, दैट इज 3, और m-1 दैट इज 2, n-1 दैट इज 1। चाहे आप देखिए 3C2 निकालिए, 3 इंटू 2 बाई 2, ये 3, चाहे आप 3C1 निकालिए, 3 3, 3C1 भी 3 होता है ना। देखिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, यस और नो? सिंपल। तो मैं इधर वही लिख के बता देता हूँ आपको, 3 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कट गया दैट इज़ 3, 3C1 और 3C2 सेम ही है क्योंकि ये देखिए ये सेम होता है एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम ही होता है। तो देखिए इसका आंसर 3 आ रहा है क्या? बिल्कुल 3 आ रहा है। इट मीन्स मे बी अब आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से बन गई है कि आपको देखिए मैंने आपको क्या नोटिस करवाया दैट इज़ कॉम्बिनेट्रिक्स वे कि अगर आप फर्स्ट सेल पे खड़े हो, आपको कितने टोटल नंबर ऑफ मूव्स लेने पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, वो आपने देख लिया कितने लगेंगे m+n-2, उसमें से m-1 आर कितने मूव्स होंगे और n-1 डाउन मूव्स होंगे, यस और नो? वैसे ही देखिए ना। और ये सारे देखिए मैंने अलग अलग आपको परमुटेशंस बना के दिखाए हैं, अलग अलग आपको परमुटेशंस बना के दिखाए हैं, या इसको आप कॉम्बिनेशंस बोलिए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो देखिए आर आर बैठाने इट मीन्स कि अगर हमारे टोटल मूव 7 होने वाले हैं, तो इन 7 में से आर बैठाने के कितने तरीके हैं, अलग अलग तरीके, दैट इज 7C4। और इधर देखिए अगर या मैं बोल सकता हूँ कि डी बैठाने के कितने तरीके हैं, दैट इज 7C3। ठीक है। और बाकी बचे हुए तो आर हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी बचे हुए डी हो जाएंगे अगर आप राइट लेते हो। तो अब आप सोच के देखिए, आपको बस क्या करना है, बस m+n-2 C m-1 और m+n-2 C n-1 निकाल दो, आपका आंसर बन जाएगा यस और नो। मे बी आपको कॉम्बिनेट्रिक्स में समझ में आया होगा। तो ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे भैया ठीक है, इट मीन्स मुझे एनसीआर निकालना है एक तरह से। हाँ बिल्कुल एनसीआर निकालना है, जिसमें एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए आपको ये मैं बोल देता हूँ, आपको एनसीआर निकालना है, जिसमें एन की वैल्यू आपकी क्या होगी m+n-2। आर आपका कुछ भी हो सकता है, m-1 भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो ठीक है, अब बोलोगे भैया एनसीआर निकालने के लिए तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा n फैक्टोरियल, n माइनस, इसको मैं थोड़ा साफ लिख दूँ, n-r फैक्टोरियल। मैं बोलूँगा जी जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो इट मीन्स आप बोलोगे भैया इट मीन्स मेरे को फैक्टोरियल निकालना है। मैं बोलूँगा हाँ जी आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो तो इस फैक्टोरियल निकालने का कौन सा तरीका होता है, एक होता है रिकर्सिव कोड, रिकर्जन। तो रिकर्जन आपको, अगर आपने मेरा बेसिक देखा तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। आप एक फैक्ट फंक्शन लिखोगे जिसमें आप एक इंटीजर पास करोगे दैट इज नम, यस और नो। और फिर आप चेक करोगे इफ अगर नम आपका इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको क्या रिटर्न करना है वहाँ से 1, यस। और ये आपका इंटीजर रिटर्न करेगा, ये फंक्शन आपका इंटीजर रिटर्न करेगा। और फिर आप क्या करोगे, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दोगे आप, अदरवाइज आप रिटर्न कर दोगे नम इंटू, आप बोलोगे फैक्ट num-1 निकाल के ले आओ आप, तो अब ये रिटर्न कर दोगे। अब आप बताइएगा मुझे ये मैंने कोड सही लिखा है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, राइट। और सेकंड बात इधर आपकी स्टैक कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज हो, स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी, क्यों, क्योंकि आप स्टैक स्पेस भी यूज कर रहे होगे, तो वो कितना वर्स्ट केस में यूज कर रहे होगे, दैट इज वो भी ऑर्डर ऑफ एन जितनी कॉल्स लग रही होगी। ठीक है, ठीक है। रिकर्जन थोड़ा स्लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपका ये मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, तो अब आप क्या करोगे, आपने फैक्टोरियल फंक्शन लिख लिया, तो अब आप क्या करोगे, फैक्ट में पास करोगे m+n-2, ये निकाल के लाओ। फिर आप पास करोगे फैक्ट, एक वेरिएबल में स्टोर करा लोगे। अब अपने मेन फंक्शन में क्या करोगे, मेन फंक्शन में आप क्या करोगे सोच के देखिए। मेन फंक्शन में क्या करोगे, आप एक काम करोगे, इंट एक मंगाओगे, दैट इज एन फैक्टोरियल आपको मंगाना है। आपको एन फैक्टोरियल मंगवाने के लिए आप क्या करोगे, अ, देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, m-1 निकालना है, राइट। इट मीन्स आपको निकालना है m+n-2C m-1 निकालना है, तो m, और देखिए ये क्या हो जाएगा, m+n-2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा m-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो अब आपको अपना आंसर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने फैक्ट फंक्शन को कॉल करोगे, जिसमें क्या मंगाओगे, क्योंकि आपको m+n-2 दिया हुआ है, राइट। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मेन फंक्शन में आप क्या करने वाले हो, ये आपको सिंपल सा कोड है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मेन फंक्शन में आप क्या करने वाले हो, इंट n, फैक्ट फंक्शन में से आप क्या मंगाओगे, किसका आंसर, क्योंकि m+n-2 दिया होगा, राइट, ये दिया होगा। और इंट आप क्या करोगे, m-1 भी मंगा लोगे, m-1
वेरिएबल वाला भी मंगा लोगे, इसको किस में मंगा लोगे? फैक्ट। अब इधर क्या पास कर दोगे? m-1। और इधर क्या मंगा लोगे? इंट। n-1 भी मंगा लोगे। इधर क्या कर दोगे? फैक्ट। n-1 पास कर दोगे। फिर सबको, इस m-1 को मैं बोल दे रहा हूँ m1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ n1। और फिर आप रिटर्न आंसर क्या रिटर्न करोगे? रिटर्न करोगे आप क्या? n डिवाइड बाय m1, m1 और n1। ये भी आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन इधर आपने क्या यूज़ कर लिया? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज स्टैक। मैं ये नहीं चाहता कि आप स्टैक यूज़ करो। मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पे स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करो। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इधर क्या करो? ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करो। मैं ये चाहता हूँ। तो अब इसको कैसे करें? तो इसको करने का ये तरीका बिल्कुल याद रख लीजिए। कभी भी आपको एनसीआर निकालना हो तो आप रिकर्जन से, अगर आप फैक्टोरियल निकालते हो, रिकर्जन से कभी भी आप फैक्टोरियल निकालते हो तो वो आपका स्लो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। और आपको पता है वो कॉल्स लगती है और ओवरफ्लो आने की भी दिक्कत हो सकती है अगर आपने गलती से बेस केस बोले तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फैक्टोरियल निकालने का, एनसीआर निकालने का आइट्रेटिव वे बताने वाला हूँ। एनसीआर निकालने का आइट्रेटिव वे, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि एनसीआर आइट्रेटिव वे कैसे होता है। तो अब आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे पहले हमने 9th 10th में हमने एक वो पढ़ा था, सिग्मा फंक्शन। इसमें अगर मैं आई लिख दूं तो इसका मतलब होता है 1+2+3+ दैट इज टिल एन तक। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है दैट इज बिग पाई। इसमें मैं कर देता हूँ i=1 से लेके i=n तक। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? 1 × 2 × 3 ये हो गया एन। तो अब ये सोच के देखिए, क्या ये एन फैक्टोरियल है? क्या मैं इसको एन फैक्टोरियल भी बोलता हूँ और इसको मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर सिग्मा। लेकिन मुझे बस इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, i=1 से लेकर i=n तक। और एक और प्रॉपर्टी की ज़रूरत है क्या? आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। अगर आपकी i=1 और i=n है, ए आई, और डिवाइड बाय कभी कुछ ऐसा आता है i=1 और i=n है, दैट इज बी आई। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। तो आप, अगर आपकी लिमिट सेम है, अगर आपकी लिमिट सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i=1, i=n तक, ए आई और बी आई। रिकर्सिव कोड आप मुझे लिख के दिखाएगा और सबमिट करके दिखाएगा और कमेंट में आंसर करिएगा कि क्या इसका रिकर्सिव कोड होने वाला है। तो कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि आपको एनसीआर निकालना है। और जिसमें एनसीआर निकालने में क्या है, एन की वैल्यू आपकी m+n-2 होने वाली है और आर की वैल्यू चाहे m-1 ले लो चाहे n-1 ले लो, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। और बस मैं एनसीआर निकालने का तेरे को आपको आइट्रेटिव वे बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी लिमिट सेम है डिवाइड में तो इसको आप डायरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं बिग पाई बोल लो, चाहे मल्टीप्लिकेटिव सिंबल बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी। तो ठीक है जी। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, सिंपल। अब एक काम करिए, अब इसको लिखे n, n-1, n-2 टिल। अब आप सोच के देखिए, कभी ना कभी ये n-r फैक्टोरियल तक जाएगा। इससे n-r फैक्टोरियल से पहले एक और बंदा होगा, क्या? n-r-1। यस, देखिए ना, ये 2 से कम इधर एक है ना, तो r से एक कम इधर यहाँ पे ये होगा n-r-1। और इधर देखिए n-r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। इसको काट दीजिए, ये कट गया। अब आपका एनसीआर क्या बचा? अब आपका एनसीआर क्या बचा? देखिए n × n-1, n-2 टिल n-r-1, n-r-1। देखिए, देखिए इसको n-r+1 भी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और ये क्या हो गया? r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? n-0, n-1, n-2 टिल n-r-1। यस और नो? और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? r फैक्टोरियल। ये हो गया r फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब आप क्या देखिए, मैं इसको, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इधर देखिए ये वेरिएबल है, ये चीज़ वेरिएबल है 1 2। तो इसमें मैं क्या लिमिट लगा सकता हूँ? देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले तो मैं बिग बिग पाई यूज़ करूँगा। देखिए पाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप सोच के देखिए, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? i=0 से लेके i=r-1 तक और n-i। यस और नो? अब देखिए ना, अब ये मल्टीप्लाई होता है तो आई वेरिएबल है,
तो क्या होगा n माइनस जीरो इंटू एन माइनस वन टिल n माइनस आर माइनस वन तक ये मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि मैंने आपको इस बिग पाई की प्रॉपर्टी बताई, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सिंबल बोलते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर फैक्टोरियल को, देखिए देखिए देखिए, यहीं पे मैंने शुरू में ही बताया एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आई यूज़ किया, तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट सिंबल वो लिमिट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखिए जे इक्वल टू वन से लेके जे इक्वल टू आर तक, और इसमें क्या लिख दूंगा, जे। ऐसे लिख सकता हूँ, येस और नो। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ सोच के देखिए, क्या आई प्लस वन इज इक्वल टू जे है क्या? अब सोच के देखिए, आई आपका क्या है, आर माइनस वन। ये अपर लिमिट को अपर लिमिट से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। जे आपका क्या है, आर। तो आई पे प्लस वन करोगे आपका, आई पे अगर आप प्लस वन करोगे तो वो आपका हो जाएगा आर। तो आई प्लस वन आर किसके बराबर हो गए, जे के बराबर। येस और नो। और आपका जे किसके बराबर हो गया, अब आपका जे किसके बराबर हो गया, सॉरी, जे तो आपका आई प्लस वन है, आपका आई किसके बराबर हो गया, जे माइनस वन के बराबर हो गया क्या? आई आपका जे माइनस वन के बराबर हो गया ना, येस और नो? तो बिल्कुल हो गया। अब आप एक काम करिए, इधर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर आई की वैल्यू जे माइनस वन पुट कर दीजिए। अब जैसे ही इधर जे माइनस वन पुट करोगे हर जगह, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जे इक्वल टू आर, और पाई, ये बिग पाई, और ये हो जाएगा जे इक्वल टू वन से आर। और ये मैंने क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा एन माइनस जे प्लस वन। आप करके देखिएगा, इधर आई की जगह जे माइनस वन पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा एन माइनस जे प्लस वन। और ये हो जाएगा पाई जे इक्वल टू वन से जे इक्वल टू आर तक, और ये हो जाएगा जे। अब मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मैं लिमिट सेम बनाना चाहता था और ये प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता था, ये प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता था। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा इसको, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ये लिख सकता हूँ, जे इक्वल टू वन से लेके जे इक्वल टू आर तक एन माइनस जे प्लस वन अपॉन जे। यानी इट मीन्स मैं एनसीआर को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आई? अब बोलोगे भैया इससे क्या फ़ायदा, इसको याद रखिएगा, इससे आपको क्या फ़ायदा कि आप ये लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि पता है, अब एनसीआर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आपका जे वेरिएबल है ना, तो एक काम करिए, एक वेरिएबल बनाइए, इंट आंसर इक्वल टू वन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और आप लूप लगाइए कहाँ तक, फॉर इंट आपका वेरिएबल क्या है, जे, जे इक्वल टू वन से लेके जे लेस देन इक्वल टू आर तक एक लूप लगाइए और करिए जे प्लस प्लस। ठीक है? और आंसर को पता है क्या करिए, आंसर इंटू एन माइनस जे प्लस वन अपॉन जे। इससे भी आपका एनसीआर निकल जाएगा, यस और नो। बिल्कुल निकल जाएगा ना, क्योंकि आप आंसर स्टोर करवाते चल रहे हो, हर एक मल्टीप्लिकेशन का आंसर स्टोर करवाते चल रहे हो, और लास्ट में रिटर्न कर दीजिए आंसर। इस वजह से मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाई है, इस वजह से मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाई है, और यही डेरिवेशन मैं आपको उधर निकालने में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, उसी कॉम्बिनेट्रिक्स वाले वे से इस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, इंट एन आपका क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस टू, येस और नो। ये आपको पता है कि इतने मूव्स लगने वाले, टोटल नंबर ऑफ मूव्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, टोटल नंबर ऑफ मूव्स टू रीच डेस्टिनेशन। बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आपको तोड़ तोड़ के समझनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आए। और इंट, एक काम करिए, अब आप एक ना के निकाल लीजिए, के क्या, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ व्हाट, एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। अब आप बोलोगे भैया आपने ये क्यों, क्या मिनिमम क्यों निकाला के? मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, आपको पता है एन सी एम माइनस वन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन के बराबर होने वाला है, यस और नो? बट मैं कौन सा एनसीआर निकालूं, मैं वो वाला एनसीआर निकालूंगा ना यार। देखो एन, जब ये दोनों बराबर होने वाला, मैं चाहता हूँ जब लूप हमारा एम माइनस वन तक चलेगा, देखिए जब, अब आप ये देखिए, मैं इसको एन सी एम माइनस वन को कैसे लिख सकता हूँ, अब आप ही मुझे बताइए। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जे इक्वल टू वन से लेके जे इक्वल टू आर तक, हाँ, सेम इसको एन माइनस जे प्लस वन अपॉन जे, ये लिख सकता हूँ। और जे आर क्या है यहाँ पे पता है आपको, आर यहाँ पे क्या हो गया, एम माइनस वन हो चुका है। देखिए ना यहाँ पे एन सी आर को मैं इधर जे इक्वल टू आर तक लिमिट जानी थी, तो इक्वल टू जे इक्वल टू एम माइनस वन चले गया यहाँ पे जे। यस, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं इसमें से क्या करूँगा, एम माइनस वन निकालूँ चाहे एन माइनस वन निकालूँ, मैं लूप लूप मेरा कहाँ तक चलेगा, एम माइनस वन तक चले कि एन माइनस वन तक चले? जो मिनिमम होगा मैं वहाँ तक लूप चलाना चाहूँगा ना। आप सोच के देखिए, जो मिनिमम होगा मैं वहाँ तक लूप लगाना चाहूँगा, क्योंकि उससे मेरा आंसर
और मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो जाएंगी। तो दैट्स वाई मैं मिनिमम ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने ये भी कर लिया। अब एक काम करता हूँ, इंट आंसर इक्वल टू 1 बनाता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू के। और आपका लूप कहाँ तक चलेगा? 0 से नहीं, 1 से। और आई करेंगे आप प्लस प्लस, और आंसर में आंसर इंटू एन माइनस आई। मैं इसको जे ही बोल देता हूँ क्योंकि मैं आपको जे से करवाते हुए आया हूँ, तो जे ही कर देता हूँ। एन माइनस जे प्लस 1 अपॉन जे। ठीक है, अब आप यहाँ पे करिए रिटर्न आंसर। अब देखिए क्या आपका आंसर चलता है क्या? देखिए आपका आंसर चल रहा है। बट अब ना एक काम करिए, आप ना इसको सबमिट करिए। क्या लगता है आपको, जब आप देखिए आंसर तो आपका चल रहा है, ये आपका चल रहा है, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे तो आपका आंसर सबमिट होने वाला है कि नहीं? मुझे इसका आंसर करिए। इससे पहले देखिए आपका आंसर आ चुका है रॉन्ग आंसर। अब ये भाई आप बोलोगे भैया आप तो टेस्ट केस तो चल रहे थे, बट इधर रॉन्ग आंसर क्यों आ गया? अब अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि आपका इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है, जिस पे आप आंसर स्टोर करवा रहे हो उसमें नेगेटिव आंसर जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। मैंने कुछ कैलकुलेशंस कर रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आप 49C9 निकाल रहे होते, तो आपका लूप कैसे चलता? फॉर इंट फॉर आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 9 तक, आई प्लस प्लस प्लस, ओ सॉरी आई प्लस प्लस तो आंसर इंटू आपका क्या करते? एन माइनस आई प्लस 1 अपॉन आई कर देते, यस और नो। और आंसर की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आप क्या करिए, जब आपका आई कभी 8 होता, आइट्रेशन कभी आपका 8 होता, तो आई इक्वल टू 7 तक, आई इक्वल टू 7 तक आपकी वैल्यू पता है? आई इक्वल टू 7 तक आपके जब वैल्यू सॉल्व होती है आंसर में, पता है कौन सी कितनी वैल्यू पड़ी होती है इस केस में? 85900 584 पड़ी रहती। बस आप इतना, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। और जब आई इक्वल टू 8 आइट्रेशन जब आप रन कर रहे होते, जब आप आई इक्वल टू 8 आइट्रेशन रन कर रहे होते, तो आप क्या करते? देखिए आप क्या करते? आप आई इक्वल टू 8, आप एन निकालते। एन आपका क्या है? दैट इज 49। और आई आपका क्या हो गया? दैट इज 8। हाँ, तो अब आप ये देखिए आंसर में क्या करिए, आंसर आंसर इंटू एन माइनस आई प्लस 1, दैट इज 49 माइनस 148, दैट इज वॉट? ये हो जाएगा 42 अपॉन आई। अब आप देखिए आंसर इंटू 42 अपॉन आई करिए, दैट इज 8, दैट इज 8। अब आप सोच के देखिए कि आपको क्या लगता है, क्या पहले ये डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा? नहीं, ये पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले पता है आंसर ये मल्टीप्लाई होगा 42 से। ये देखिए आपका प्रीवियस आंसर क्या था? आई इक्वल टू सॉल्व, जब आप आंसर प्रीवियस आंसर आई इक्वल टू 7 तक जब आपका लूप चल गया होगा, तो इतना ये आपके आंसर में ये इतना स्टोर हो गया होगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा 42 से, और ये डिवाइड होगा 8 से। ठीक है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, पता है ये क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आएगी 3607824528। और ये पता है बहुत बड़ा है, किससे? 2 की पावर 31 - 1 से बहुत बड़ा है। दैट इज 2 की पावर 31 - 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 2147। ये तो भाई इतना करते करते रट जाना चाहिए अब आपको। 2147483647, बस। तो ये देखिए, क्या ये इससे बहुत बड़ा है क्या? अब आपने क्या करा, आंसर में कितना क्या स्टोर करवा दिया? आंसर में बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवा दी। इंटीजर ये था आपका, इंटीजर टाइप का। और जब आपने इंटीजर ओवरफ्लो कर दिया तो इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब जैसी नेगेटिव वैल्यू स्टोर होगी और आप इसको 8 से डिवाइड मारोगे, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। इट मीन्स एनसीआर निकालते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या? कि आप अपना आंसर जो है ना लॉन्ग बनाओ। अब आपको क्या लगता है, अब आपका आंसर चलेगा? ओ सॉरी, इसको टाइपकास्ट भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इंट रिटर्न करना है। देखिए अब आपका चलेगा ये। अब आप इसको सबमिट करके देखिए, क्या लगता है अब आपको, आपका आंसर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखिए अब चला आपका। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो वैल्यू है ना, ओवरफ्लो कर सकती है।
आपकी वैल्यू ओवरफ्लो कर सकती है। तो उस पे इसके लिए आपको जो भी आप रिटर्न कर रहे होगे एनसीआर निकालते हुए, क्योंकि एनसीआर मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करता है। तो ठीक है, तो इसलिए आपको जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपको लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा। तो मे बी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। और देखिएगा, क्योंकि बहुत यूनिक वे हम मैंने यहाँ पे सिखाया, तो इसको देखिएगा आप। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।